वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती है। तो वो जो मेजर टेक्निक्स हैं वो है स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। अब इन तीनों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मोमेंटम। यहाँ वर्ड जो है मोमेंटम क्या शो करता है कि क्या अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई करी थी वो उसका मोमेंटम यानी कि उसकी अभी भी क्षमता जो है, जो उसकी कैपेबिलिटी है वर्क करने की, वो अभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इट एम्स एट एश्योरिंग द स्ट्रेटेजिस्ट दैट द स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड आर स्टिल एप्लीकेबल एज देयर अजम्पशंस। मतलब कि जो भी अजम्पशन के अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी थी और जो इम्प्लीमेंट करी थी वो आज भी उतनी ही कारगर है, उतनी ही एप्लीकेबल है और एक्सेप्टेबल है। तो ये है स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। अब इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। तो लीप कंट्रोल क्या है? लीप यहाँ पे किस चीज में है? यहाँ पे एनवायरनमेंट में है लीप, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने जिस हिसाब से, जिस एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी थी, अब वैसा माहौल है या नहीं, अब वैसा एनवायरनमेंट है या नहीं। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अंडर टर्बुलेंट वाटर या रफ वेदर में काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ऑप्शन नहीं होता कि वो लीप ले सके या स्किप कर सके, अपनी स्ट्रेटेजी न्यू फॉर्मुलेट कर सके या चेंजेस को ब्रिंग कर सके। यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा वो इसके अंदर बताया गया है। फिर थर्ड है हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है? ये रिलेटेड है एलोकेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाए, यानी उनको कैसे अपने पास लाया जाए और उनका किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया जाए ऑप्टिमम मैनर में। तो ये किस चीज से रिलेटेड होता है? मेनली ये इंटरनल एनालिसिस से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है? जो मैनेजमेंट अपने डे टू डे में करती है, डे टू डे में जो भी कंट्रोल्स किए जा रहे हैं उनको कहते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। अब इसके अंदर आगे एक्चुअल में जो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेड हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी है, जो फॉर्मुलेट करी है, वो आज एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो इसके लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो है हमारे पास 3 टेक्निक्स। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स। इसके अंदर क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, काफी बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ध्यान रख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या कर दिए जाते हैं? थोड़े थोड़े पार्ट। मान लीजिए 4 हमने कर दिए उसके पार्ट्स। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके हमने कर दिए पार्ट्स। अब इन पार्ट्स में क्या होता है? 4 सेंटर्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिवेन्यू सेंटर, दूसरा है हमारे पास एक्सपेंस सेंटर, तीसरा है हमारे पास प्रॉफिट और चौथा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये मेनली 4 सेंटर जो हैं ये मिलके वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कितना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना हम उसमें से एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है। यही हमारे पास मेन चीजें क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और ये 4 मेजर क्या बना दिए जाते हैं? ग्रुप, यानी यूनिट्स। अब इन 4 यूनिट्स के अंदर अलग अलग मैनेजर सेट कर दिए जाते हैं। तो रिवेन्यू के लिए अलग मैनेजर, एक्सपेंस के कंट्रोल के लिए अलग मैनेजर, प्रॉफिट के लिए अलग मैनेजर और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये देखने के लिए अलग मैनेजर होता है। तो यही है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर की टेक्निक के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर। अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर क्या है हमारे पास? ये हमारे को स्टडी करके बताता है कि हमारे पास कौन से की सक्सेस फैक्टर हैं जिनको हमें फोकस करना है और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस नहीं करना और उन चीजों को अवॉइड करना है, वो इसके अंदर बताया जाता है अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर के अंदर। तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। अब थर्ड क्या है हमारे पास? जेनेरिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच। अब जेनेरिक से आपको पता होगा, जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जो आपको पीछे से आपके पेरेंट्स से मिला है या आपके बहन भाइयों से आपको मिला है, ठीक है, जो भी आपका बिहेवियर या आपके जो भी हरकतें उनसे मिलती जुलती हैं उनको कहते हैं जेनेरिक। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, जेनेरिक स्ट्रेटेजिक अप्रोच में क्या होता है? मान लीजिए 2 कंपनी है एक्स और वाई। अब एक्स और वाई जो है वो एक ही जैसी कंपनी है,
ठीक है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही उसके अंदर काम करती हैं, एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर या फिर एक ही चीज के मैन्युफैक्चर के अंदर काम करती है। तो अगर ये दोनों कंपनी वो कंपेरेबल है, अगर दोनों कंपनीज कंपेरेबल हैं तो दोनों कंपनीज के अंदर अगर स्ट्रेटेजी मान लीजिए एक कंपनी ने लगाई कि हम 5% अपनी सेल्स के लिए खर्च करेंगे, प्रॉफिट का जितना भी 5% होगा तो हम उसको सेल्स के लिए खर्च करेंगे। तो अगर ये कंपनी अगर 5% अपनी सेल्स के ऊपर लगा रही है और ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो ये वाई जो कंपनी है ये अपने आप ही अगर ये इससे कंपेरेबल है तो ये भी 5% अगर अपनी सेल्स के ऊपर लगाएगी तो ये भी उतना ही प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर पाएगी। यानी कि इस कंपनी के अंदर जो चेंज होंगे वो ये कंपनी को देखते हुए किए जा सकते हैं, ये आइडेंटिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। अब स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल के अंदर क्या था कि कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है और वेदर ऐसा हो जाता है कि अपने आप को उसके अंदर ढालना, ऑर्गेनाइजेशन को काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब उसके लिए कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। सबसे पहली है स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक इशू मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने नोट किए कुछ पॉइंट्स कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अपने इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ले आए। ठीक है, उसके बाद भी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो आगे फर्दर क्या करेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। ये चेंजेस किसके बेसिस पे होते हैं, कंटीजेंसी के बेसिस पे कि ये इवेंट हो सकता है। ठीक है, ये इवेंट अभी हो सकता है, हमारे को ये प्रॉब्लम अभी अराइज हो सकती है आगे, तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी में चेंज लाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस। तो स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उस फील्ड का, उस एरिया का एनालिसिस करना, उस एरिया को पढ़ना, उसके कंपोनेंट्स देखना उस एरिया के कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे को हेल्पफुल रह रहे हैं और ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे को नुकसानदेह हो रहे हैं। तो उस एरिया को या उस फील्ड को एनालाइज करना ही क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक फील्ड एनालिसिस। तो ये थी हमारे पास सेकेंड स्ट्रेटेजी लीप कंट्रोल की। अब थर्ड है हमारे पास सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग क्या है, इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सिस्टम मॉडलिंग। तो सिस्टम यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर वर्क करके बताता है हमारे को हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, वही है सिस्टम मॉडलिंग। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय या कोई ह्यूमन बीइंग काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम यानी कंप्यूटर्स काम करते हैं। कंप्यूटर स्ट्रेटजीज को एनालाइज करके बताते हैं कि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट है, ये उसमें प्रॉपर शीट्स बनती हैं कि क्या क्या अभी हमारे पास प्लस पॉइंट है, क्या क्या और हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स है, यानी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट सिस्टम मॉडलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर हमारे पास फोर्थ है राइटिंग ऑफ सिनेरियोज। अब ये राइटिंग ऑफ सिनेरियोज में क्या किया जाता है, जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन में जो फील्ड में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को एक्चुअल में देख रहे हैं, उन लोगों से, उन एम्प्लॉयज से, उन ह्यूमन बीइंग से सिनेरियो राइट करवाया जाता है। उनको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करने पड़ते हैं फील्ड के, और फिर उसके बेसिस पे एनालिसिस होता है और उसके बेसिस पे स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाए जाते हैं। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग्स जो भी ह्यूमन रिसोर्स जो भी लगा हुआ है काम करने में, अगर वो फील्ड में देख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए उनकी क्या क्या जो जो दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही हैं वर्क करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, उनको सॉल्व करना। तो वो कैसे किया जाता है, राइटिंग ऑफ सिनेरियोज। उनसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस नोट डाउन करवाए जाते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक। ऑपरेशनल कंट्रोल यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी डे टू डे बेसिस पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसका कंट्रोल करना, यानी कि जो पर्टिकुलरली हम रोज रोज जो काम कर रहे हैं, जो भी डेली की प्रोडक्शन हो रही है या जो डेली की मैन्युफैक्चरेशन हो रही है, उसके लिए उसको कैसे स्मूथली रन कर पाए उस पर काम करना। इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक आती है फाइनेंशियल टेक्निक।
फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर क्या होता है, ये मेनली रिलेटेड किस चीज से है, फाइनेंशियल एनालिसिस से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर हमारे पास 4 चीजें आ जाती हैं, बजटरी कंट्रोल, जीरो बेस्ड बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और पार्टा सिस्टम। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं पहले। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, ये क्या है, एक सिस्टम है कंट्रोल करने का कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी कि हम पहले से ही डिसाइड करके चले कि हमारे पास अभी 10 लाख का बजट है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन इस हिसाब से करेंगे कि हमारे पास इसी 10 लाख में से हमारी प्रोडक्शन का भी हो जाए, हमारी मार्केटिंग का भी हो जाए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हो। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो इन तीनों एक्टिविटी को करने में हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुझे पता है मेरे पास 10 रुपए है, मैं 10 रुपए ही खर्चूंगी। अगर मुझे पता है मेरे पास 8 रुपए है, तो मैं 8 रुपए ही खर्चूंगी। तो वही है बजटरी कंट्रोल, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ये एक मैनेजमेंट का तरीका है। ये किस लिए यूज किया जाता है, जो हर एक मैनेजर है, जो प्रोडक्शन का, ह्यूमन रिसोर्स का, फाइनेंशियल रिसोर्स का, जो 5 और चीजें हमारे पास यूज होती हैं। 5 चीजें मेन क्या है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, और कौन सा होता है हमारे पास एक, यही हमारे पास, चलिए हम 4 ले लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। अब इन चारों मैनेजर्स को क्या किया जाता है, जीरो बेस से अपनी बजटिंग रेडी करनी पड़ती है। यानी कि हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं, उससे हमें स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक कॉस्ट आए, इसलिए ये जीरो बेस बजटिंग की जाती है। ठीक है, कम से कम कॉस्ट निकल पाए, कम से कम हमारी कॉस्ट आए प्रोडक्शन की, इसलिए ये जीरो बेस बजटिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस तो बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर टेक्निक है जो कि यूज होती है इसके अंदर, फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कितना इनफ्लो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितना आउटफ्लो है कैश का, और कितना हमारे पास करंटली कैश इन हैंड अवेलेबल है ऑल द टाइम। तभी उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टा सिस्टम। तो ये पार्टा सिस्टम जो है ये किसका है, मारवाड़ी बिजनेस का है। ये क्या करते हैं, मारवाड़ी जो होते हैं वो ये नहीं करते कि इकट्ठे ही बाद में फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ही हम एनालाइज करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, क्या चल रही है। नहीं, उनका क्या होता है कि डेली जो कैश जनरेट होता है, मारवाड़ीज में ये होता है कि वो जो डेली कैश जनरेट होता है उसको देखते हैं कि हमारे पास रोज का रोज कैश आ कितना रहा है। जो भी हमारे पास रोज का रोज कैश आ रहा है उसका हमारा मेजरली प्रॉफिट क्या है, डेली बेसिस का प्रॉफिट क्या है, उसको कहते हैं पार्टा सिस्टम। तो ये 4 टेक्निक्स आती हैं फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क टेक्निक। अब हमारे पास है नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस कैश बचता है वो अपने काम में ना लगा के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि कैश जो है वो एक तरीके से कैपिटल है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा देती है, ऐसा करती है। तो ये नेटवर्क टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो आती है पर्ट और एक सीपीएम। ये दोनों क्या है, टेक्निक है इन्वेस्टिंग टेक्निक्स, यानी इनको किस तरह से कहाँ पे पैसा एक्चुअल में लगाना चाहिए ये बताने के लिए हम 2 ये टेक्निक्स यूज करते हैं, पर्ट और सीपीएम। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी एमबीओ। एमबीओ क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना होता है, अपने आप को किसी डायरेक्शन में लेके जाना होता है, यानी ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करती है, ओवरकम करने के लिए जो भी बैरियर है उसको ओवरकम करने के लिए टेक्निक बनाई जाती है। तो यही होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए आपको पता है कि ये प्रॉब्लम कोई अराइज हुई है, जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है हमारे को किस चीज से रिलेटेड, कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैनेजमेंट भी उसी डायरेक्शन में करेंगे। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तरीके से एक डायरेक्शन देता है वर्क को कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट की जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये फोर्थ और लास्ट टेक्निक है ऑपरेशनल कंट्रोल की। इसके अंदर क्या होता है कि जो दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट है एक तरीके से, एक तो एंटरप्राइज और एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये क्या होता है, पब्लिक सेक्टर्स में यूज किया जाता है। किसमें? पब्लिक सेक्टर्स में। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन प्राइवेट सेक्टर टू। ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है, बट लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि अथॉरिटीज जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, वो किससे कौन चलाता है? हमने एक लेक्चर में अभी पीछे पढ़ा था कि वो कंट्रोल की जाती हैं अथॉरिटीज के थ्रू। अब ये जो अथॉरिटीज हैं, इनको नहीं पता कि ये कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, तो ये इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट होता है पब्लिक सेक्टर में और कंट्रोल अथॉरिटीज के बीच में कि वर्किंग जो होगी वो किसी एक नॉर्म्स और रूल्स के अंडर ही होगी और एक एथिकल तरीके से वर्किंग होगी। तो यही है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनके और पब्लिक सेक्टर के बीच में अग्रीमेंट होना। तो ये था हमारा टेक्निक ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।